हाँ, वो लास्ट कुछ दिनों से बिजी है शायद। बट या लेट्स विल स्टार्ट देन। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। स्टार्ट। ओके। तो कल हमने ये जीसस के बारे में और वो 5 किंग्स मतलब 3 किंग्स आए थे वैसे उनको बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए। बट 2 किंग भी थे मतलब बैकग्राउंड में जिसके बारे में लिखा नहीं गया है ऐसा बोला है इन्होंने। तो वो लोग इनसाइडर्स थे और उन्होंने इनिशिएट किया था अपेरेंटली जीसस को। ऐसा लिखा गया है यहाँ पे मतलब ऐसा इनसाइडर ने बोला था फोरम में। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से चालू करेंगे। द एलीट आर मेकिंग इट, ऑयल के बारे में बात हो रही है, लुक लाइक इट्स बीइंग कॉन्स्टेंटली रिस्टोर्ड but are actually storing it. I'd appreciate your thoughts on this. Can this freeze writings? Okay. तो ये बोलता है कि इलीट हमें ऐसे दिखा रहे हैं कि जो तेल और ऑयल है ये कॉन्स्टेंटली रिस्टोर हो रहा है। आई डोंट नो किस मीन्स से ये बोलने का कोशिश कर रहा है, आंसर में वो क्लियर होगा शायद। और फिर बोल रहा है कि लेकिन ये खुद अपने लिए स्टोर कर रहे हैं ऑयल अलग से। और कोई एक राइटर का नाम बोला है इन्होंने, कैंडिस फ्रीज का। आई एम सॉरी, अभी मैंने इसके ऊपर नहीं रिसर्च किया है, लेकिन मैं देखूंगी और आप लोग को बता दूंगी ग्रुप में क्या है इनका राइटिंग वगैरह। तो उसका जवाब आ रहा है इनसाइडर का कि द अर्थ इज स्टोरिंग इट अंटिल दे गेट यूज्ड, द वंस इन पावर जस्ट टैप इनटू इट। तो बोल रहा है कि पृथ्वी ही स्टोर करती है खुद अपने अंदर इन रिसोर्सेस को, जब तक कि वो यूज हो रहे हैं तब तक के लिए। और जो पावर में है उनको ये पता होता है और वो उस चीज में टैप इन कर मतलब उसको टैप कर लेते, उसको यूज कर लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं। तो ये डाउट हम लोग का पहले भी था, बिकॉज शुरुआत में भी उसने ऐसा बोला था कि कोई डिप्लीट नहीं हो रहा है, पृथ्वी से आप जितना चाहो रिसोर्सेज निकालो, पृथ्वी उसको रिप्लेनिश कर देती है। तो ये जो स्कैरसिटी की बात होती है ये बेसिकली मेड अप चीज है। लेकिन वी हैड अ डिस्कशन एंड हमने डिजर्नमेंट यूज किया था कि ऐसा तो हो सकता है कि ऐसा ना हो और एक्चुअली हम अब्यूज करते जाएंगे अर्थ के रिसोर्सेज को। तो कहीं ना कहीं तो जितना उसका नेचुरली रिप्रोड्यूसिंग का पावर होगा रिसोर्सेज का भी, वो मतलब इन कंपैरिजन टू यूजेज या एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल जो वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज है पृथ्वी का वो डिप्लीट होता है। तो हम ये डिजर्नमेंट लगा रहे थे, बट let's continue. Although there are some factions above the puppets and the responsible for the misconception most which you describe together with the statement that the resources are disappearing. It is the way I described in the former post. तो वो भी उसी पोस्ट के बारे में बोल रहा है और वो ये बोल रहा है कि कुछ ये एलिट्स और वगैरह जो पपेट वाले एलिट्स है जो बोलता है कि जो कॉर्पोरेट लीडर्स है वगैरह, गवर्नमेंट लीडर्स एंड ऑल, वो लोग ही है जो कठपुतली है बेसिकली, जो ये सिमुलेशन में अपना पार्ट प्ले करते हैं जैसे उनको बताया जाता है। तो उन्होंने ही ये मिसकंसेप्शन या डिसइंफॉर्मेशन आप बोल सकते हो वो फैलाया है। ये बोल रहा है कि रिसोर्सेज खत्म होती है या डिप्लीट होती है। फिर वो इसके राइटिंग्स के बारे में कुछ बोल रहा है। द राइटिंग्स मतलब ये ऑथर का, कैंडिस फ्रीज का राइटिंग्स में कुछ एरर्स लगता है इनसाइडर को। द अनुनाकी आर रूलर्स फ्रॉम अ डिफरेंट एरा, दे आर गॉन एंड रिप्लेस्ड बाय अदर्स। 10,000, 15,000 years from now, yes, the earth will be still alive. People will find texts about the rulers of this era thinking it still applies to theirs. तो यहाँ पे ये बिल्कुल अलग चीज बोल रहा है। और फिर से हम नोटिस करेंगे 2005 में पब्लिश हुआ था ये फोरम का चीज।
तो बोलते हैं कि अनुनाकी जो है दूसरे जमाने के ही, मतलब बहुत पौराणिक और अलग ही जमाने के एरा के रूलर्स थे, और अभी वो चले गए हैं, उनका अस्तित्व भी एक तरीके से चला गया है, अब नए रूलर्स और वगैरह आ गए हैं पृथ्वी पे। और ये बोल रहे हैं कि हाँ, पृथ्वी बची रहेगी 10,000 15 साल बाद भी। तो इनसाइडर हमेशा ये हिंट देता है कि जो आप लोग डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हो या फिर एसेंशन विल लीड टू लाइक क्लेंजिंग या डिस्ट्रक्शन या इस टाइप का चीज, वो इसको नकार, मतलब इससे एग्री नहीं करता है और हमेशा इस चीज को एज अ डिसइंफॉर्मेशन बताता है। तो यही वो चीज हिंट फिर से कर रहा है इनडायरेक्टली कि हाँ भाई, पृथ्वी जिंदा रहेगी और 10-15 हजार साल बाद भी आपको ऐसी किताबें मिलेगी जहाँ पे इस सदी के जो रूलर्स हैं उनको लोग हिस्टोरिक रूलर्स मानेंगे या फाउंडर्स मानेंगे तब भी। Those texts have been written for the major part already। और बोलता है कि ऐसे किताबें तो लिखना भी शुरू हो गया और ज्यादातर लिख भी चुके हैं, अभी भी मतलब बैकग्राउंड में ऑलरेडी काम चल रहा है इस चीज का। फिर एक दूसरा पॉइंट बोलता है, इफ व्हाट वाज रिटन इन दिस टेक्स्ट वाज ट्रू, इट वुड मीन दैट एट द मोमेंट द अर्थ, star friends and angels would be now rebelling against the divine law of the one, which is an abomination to even suggest. I had to be very careful how to articulate that to not fall into the trap too. Okay, तो ये if the person who wrote it does not restore it, she will achieve the opposite of what she desires and taking many souls with her who accept this। तो बोलता है कि अगर ये किताब जो है ये वाली, उसमें जो लिखा है वो सच है, तो इसका मतलब होगा कि जो मोमेंट के बारे में इस किताब में लिखा है उसमें जो स्टार फ्रेंड्स या ईटीज बोल दीजिए या एंजल्स जो है, इस उस किताब के हिसाब से तो उनको लॉ ऑफ वन के अगेंस्ट रिबेल करना चाहिए, जो डिवाइन लॉ ऑफ वन है, और ये उसके लिए एक पाप है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब एक बार चेक कर लेती हूँ फिर भी। एबॉमिनेशन जितना मुझे याद है, इट मीन्स a thing which causes disgust or loathing, a feeling of hatred। ओके, तो इस टाइप का है कि ये बहुत गलत बात है, इनफैक्ट मतलब इसको बोलना भी एक क्रिमिनल चीज है वगैरह, इसका मतलब। तो इफ द पर्सन हु रोट इट, और बोलता है कि जो बात ये इन्होंने अपने राइटिंग्स में लिखी है, इसको अगर ये ना सुधारे, इसको ना करेक्ट करे, तो जो वो चाहते हैं या बताते हैं उसका ऑपोजिट ही रिजल्ट होगा, और अपने साथ साथ दूसरे आत्माओं को वो भी अपने मतलब गलत रास्ते में या उल्टी दिशा में ले जाएगा, जो उसके लिखे हुए चीजों को एक्सेप्ट कर लेगा। अगेन, एक्सेप्ट नो ह्यूमन इंटरवेंशन बिटवीन यू एंड द डिवाइन। फिर से वो रिमाइंड कर रहा है कि अपने और डिवाइन के कनेक्शन के बीच में कोई भी दूसरे इंसान का दखल मत एक्सेप्ट कीजिए आप लोग। ये जो स्ट्रगल है ये आंतरिक पर्सनल लेवल पे होती है, मतलब सिर्फ आप ही ये कर सकते हो, आपको सेवियर्स के लिए नहीं रुकना है कि कोई आके बचाएगा। फिर दूसरा सवाल है, माई क्वेश्चन नाउ, इज इट रियली दिस सिंपल? I will not give away what you have knowingly or inadvertently revealed. I know that what you say is true. This cannot be told. It must be discovered, for it has no power if it is revealed to one. Is this the reason there is so much secrecy? Not so much that people won't find out because it's just for the elite, but rather if they happen to be told it, instead of discovering it, they would never have any chance of escape। तो वो मतलब फिर से जो है बस कंफर्म करने का कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चनर अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो वो बोलता है कि क्या मैं जो समझाऊं वही चीज है, ये इतना ही सिंपल है क्या कि आई नो नाउ दैट व्हाट यू से। तो बोलता है कि हाँ, उसको समझ में आ रहा है चीज, और उसने खुद ही डिस्कवर किया है, और उसको अभी समझ में आ रहा है कि जो इलीट इनसाइडर बोल रहा था वो सच है,
कि जो डिवाइन लॉ है या जो प्रोसेस है वहां तक पहुंचने का, वो सबको बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये सबको डिस्कवर करना है खुद से। क्योंकि अगर हमें ये कोई बोल देगा तो हम एस्केप ही नहीं कर पाएंगे। जो पावर हमें मिलेगी खुद से समझने में, खुद से विवेक यूज करके, खुद से अपने आप को बैलेंस करके, अपने आप को डिजर्व करवाना बेसिकली वो इंफॉर्मेशन, वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई हमें अगर बोल देगा तो उसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। एंड जिस तरीके से वो काम करता, अगर हम खुद से उसको डिस्कवर करते, वो उस तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या सीक्रेसी है, मतलब इसको इतना सीक्रेटिवली इस नॉलेज को रखा गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलीट के लिए है ये नॉलेज, लेकिन ये इसीलिए रखा गया है कि लोग खुद से ये ढूंढे और खुद से खुद को समझ के, खुद को बैलेंस करके ये नॉलेज तक पहुंचे। तो ये सवाल उसका था, और जवाब होता है कि सच्चाई जो है वो तो चाहती है कि आप उसको जानो। इट इज इट्स मेन गोल। वो सच्चाई की मेन जो आशा है या गोल है, एस्पिरेशन वही है। वो सच्चाई आपको हर एक मोमेंट बुला रही है अपने पास, आपके जिंदगी में। और ये सिर्फ आप अकेले इस सच्चाई को खुद से समझ सकते हो। इट इज आउट ऑफ नेसेसिटी सिंपल, मतलब ये सिंपली जरूरी है। एंड टू बी नोटिस रिलेटिंग टू प्रोविडेंस, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो मतलब जरूरी है कि आप जाओ सच्चाई के पास खुद से, और कि वो आपके पास हमेशा है, बस वो वेट कर रहा है कि आप उसको ध्यान दो, आप उसको नोटिस करो। आप जो द्वंद में जी रहे हो या फिर इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, वो सब चीज को हटा के आपके सामने जो सच्चाई, बोलते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, एक मतलब कहावत है इंग्लिश में, कि लोग जो सच है, जो ऑब्वियस चीज है, उसको ही नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि दे आर सो डिस्ट्रैक्टेड कहानियों में, अपनी कहानी में, दूसरों की कहानी में, और जो नैरेटिव बनाया गया है, जो डिस्ट्रैक्शंस है जो एक्सटर्नल है उनसे, उन सब चीजों में। तो फिर लास्ट क्वेश्चन के बारे में बोलता है कि हाँ, तुमने सही समझा है कि अगर कोई हमें बता देगा तो हम एस्केप नहीं कर पाएंगे द्वंद को या इल्यूजन को, हमें खुद से समझना है। और फिर बोलता है इफ यू फाइंड इट, थैंक द डिवाइन लॉ। फिर बोलता है कि अगर तुमने समझ लिया, तो अगर तुमको मिल गया है सच्चाई, सॉरी, हाँ, बोलते हैं कि अगर तुमको मिल गया है सच्चाई, और तो फिर बस आप डिवाइन लॉ को ही थैंक करो, और किसी को करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो जर्नी है वो अभी शुरू हुई है, अभी आगे लंबा रास्ता है, उसको बोलता है। फिर बोलता है कि मैं कल आऊंगा। फिर अभी नया जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हुआ था 28 सितंबर 2005 में। 1 मिनट मुझे दीजिए बस। हाँ, तो सवाल है, is this simply an upping of the ante to test if I have the will to continue? Or is there in fact a force that tries to keep people in a sleepwalking state, a force that does not want people to be all they can be? If so, what is the best way to deal with it in your experience? तो बोलता है कि ये क्या मामला है, ये क्या बस हम लोग को अपना एंटीना को, मतलब अपना जो क्षमता है नोटिस करने का, फोकस करने का, टू पिक अप थिंग्स अच्छे से, क्या बस ये इस चीज पे निर्भर करता है? क्या इसी चीज का टेस्ट है ये, कि हमारे अंदर वो विल पावर है कि नहीं, सतर्क होने का और आगे बढ़ने का इच्छा है कि नहीं, या फिर एक कुछ शक्ति है जो हमें ऐसे मतलब मदहोशी में रखती है, स्लीप वॉकिंग, जैसे आधे सोए हुए ही जिंदगी काट रहे टाइप्स, वैसे हमें रखी गई है। कि ये फोर्स जो है वो चाहती नहीं है कि लोग वो सब चीज बन पाए और कर पाए जो वो कर सकते हैं। तो पूछता है कि इन दोनों में से क्या है चीज, और अगर ऐसा है कि कोई फोर्स है जो हमें रोक रही है,
तो उससे डील करने का बेस्ट तरीका क्या है आपके अनुभव में? तो अब ये बोल रहा है कि ये जो बातें हैं ये आपकी शारीरिक जो बॉडी है उसके ऑपरेशन से कनेक्टेड है, कि आप अपनी फिजिकल बॉडी में आपका ऑपरेशन कैसा हो रहा है. इट इज कनेक्टेड टू द ऑपरेशंस ऑफ योर फिजिकल बॉडी व्हिच रिबेल्स एवरी टाइम यू रीच हायर टू दैट रेल्म. तो बोल रहा है कि आपका शारीरिक शरीर जो 3D का मटेरियल है और वो 5 सेंसेस पे बहुत डिपेंडेंट है अपना, तो वो हर बार आपका शरीर जो है वो रिबेल करेगा. जब भी आप एक हायर कॉन्शियसनेस के तरफ मूव इन करोगे या हायर डेंसिटी को एम्बॉडी करोगे या लाइट बॉडी को एक्टिवेट करोगे, आप जैसे भी इस चीज को समझो, आप देखोगे कि आपका शरीर बहुत बारी आपको एक चैलेंज फेंकेगा. फिर बोलता है कि फिजिकल बॉडी का काम ही ये है, उसका टास्क है टू लेट यू एक्सपीरियंस दिस रियलिटी एंड व्हेनेवर यू सर्च फॉर द अदर इट रेजिस्ट. तो आपका 3D शरीर का काम ही है कि आपको 3D रियलिटी एक्सपीरियंस करवाए. और जब भी आप इस रियलिटी जो कि एक इल्यूजन है ना, उससे बाहर देखने का कोशिश करो, दूसरी रियलिटी को समझने का कोशिश करो, तो आपका शरीर जो है वो हमेशा रेजिस्टेंस मैनिफेस्ट करेगा. तो बोलता है कि इट्स ड्यूटी, वो उसकी काम है, उसकी ड्यूटी है, तो उसको रेस्पेक्ट कीजिए और उसको जेंटली टेम कीजिए, उसमें डिसिप्लिन लाइए जेंटली. वो बेस्ट अप्रोच है. ऐसा नहीं कि हाँ मैं अभी डाइटिंग करती ही नहीं थी और मैं खाती थी सब कुछ, नॉन वेज भी और अल्कोहल भी रोज, और सोचिए बटर सब कुछ खा रही हूँ और अचानक से कल से मैं सीधा वाटर डाइट या जूस डाइट पे चली जाऊँ. वैसा तो पॉसिबल भी नहीं है. एक दिन जूस डाइट करूंगी, दूसरे दिन और डबल खा लूंगी, ऐसा ही होता है. तो धीरे धीरे बोलता है कि जेंटली अपने शरीर को भी एकदम परफेक्ट नहीं बना देना है एक दिन में, बट उसको टेम करना है हल्के हल्के, उसको रिस्पेक्ट करके, उसके डिजायर्स और हैबिट्स को, पैटर्न्स को समझ के उसको धीरे धीरे चेंज करना है. वो बेस्ट अप्रोच है. तो बोलता है also beings will accompany your thoughts and try to divert them. Again, it is their duty. Show respect and that will be recognized by them. तो ये बहुत अच्छा चीज बोला, बिकॉज आई हर्ड दिस ये श्री एम के एक टॉक में भी, जो वो बोल रहे थे कि आपके आसपास हमें दिखता नहीं है, बट देयर आर लाइक बीइंग्स अराउंड अस ऑल द टाइम, हर टाइप का. तो हमसे लूश लेने वाले बीइंग्स भी है वैसे. तो वो हमेशा मतलब बोलते हैं ना कि मोस्ट ऑफ दीज सिंथेटिक आर्कन बीइंग्स जो लूश लेते हैं, लूश में सर्वाइव करते हैं, उनको एडिक्टिव पर्सनालिटीज बहुत पसंद है. और हम माने ना माने, हम सब में कुछ ना कुछ एडिक्शंस होता है until we become perfect. वो एडिक्शन जरूरी नहीं है अल्कोहल का हो या सिगरेट का हो या ऐसा कुछ हो, बट इट कुड बी सिंपली गुस्सा हो जाने का एडिक्शन, या अपना अपना जिद को अंजाम देने का एडिक्शन हो सकता है, या फिर सक्सेस का एडिक्शन हो सकता है, वगैरह वगैरह. तो ऐसे बीइंग्स भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे आसपास, जो हमारे थॉट्स को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर जो थॉट्स उनके लिए फायदेमंद होगी, उनको खाना देगी, उनको वो बढ़ावा देते हैं और हमें इस तरीके से डाइवर्ट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भी उनका काम ही है. तो उनको भी रिस्पेक्ट करो कि हाँ भाई मुझे पता है तुम्हारा काम है ये, लेकिन मुझे नहीं करना है, जो भी ऐसे मन में बोल सकते हैं, या फिर अपने एक्शंस में दे सकते हैं कि यार नथिंग टू बी टू शॉक्ड अबाउट इट, और उनको हेट करने का कोई जरूरत नहीं है. हाँ ठीक है, मुझे नहीं करना है, मैं अपने आप को प्रिजर्व करके या डिसिप्लिन में रख रही हूँ इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज टेम्पटेशंस वगैरह. तो बोल ही रहा है, उनको कभी भी गलत या इवल, खतरनाक ऐसे मत देखो, क्योंकि आप ऐसा देखोगे तो वो रिएक्ट भी करेंगे. उनको बेसिकली एनर्जी नहीं देना है कोई भी, ना हेट का, ना प्यार का, ना एडिक्शन का. एक मिनट. There is a lot of force which does not want you to be what you really are. The opposite is true, but they also have their tasks that they must fulfill.
इट्स अबाउट अ मटेरियल पार्ट ऑफ यू। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं है कि एक मतलब बहुत कोई फोर्स है जिसका डेडिकेटेड टास्क है कि एक ओवरऑल कुछ कॉन्स्पिरेसी है आपको दबा के इधर जेल में रखने का वगैरह। इनफैक्ट उसका ऑपोजिट ट्रू है कि मे बी 3D रियलिटी ही इसलिए बनी है कि आपकी अवेयरनेस डेवलप हो। कैटलिस्ट ही ऐसे प्लेस हुए हैं, तो वो भी कैटलिस्ट का ही काम कर रहे हैं, तो वो उनका ड्यूटी ही काम कर रहे हैं जो उनको करना है, जो फुलफिल करना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपके बारे में है कि आप अपनी 3D जो इच्छाएं और 3D बॉडी और 3D थॉट प्रोसेस है उससे कैसे आप डील करो। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, शैल वी फॉरगेट एवरीथिंग वी नो, शैल वी सिंपली लेट गो ऑफ आवर ईगो, एक्सेप्ट अ डिफरेंट पैराडाइम ऑल टुगेदर, दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डू as it has sustained us as individuals in this life। तो बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या भूल जाना चाहिए हमें जो पता है वो सब कुछ, या फिर बस अपने ईगो को बाहर कर देना है और एक दूसरा पैराडाइम, मतलब आप सोच सकते हो सिस्टम इन अ वे, मतलब जिसके रूल्स हो, वो सभी लॉज ये सभी अलग हो, तो वो एक्सेप्ट कर लेना है। और वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट चीज होगा करना, क्योंकि जो प्रेजेंट सिस्टम है हम लोग का, जो प्रेजेंट पैटर्न है थॉट्स का, रूल्स का, लॉज का, जो हम समझते हैं वही चीज से हम इतने दिन से बचे हुए हैं, उसमें ही बचे हुए हैं बेसिकली। तो बोल रहा है, पूछ रहा है, तो जवाब दे रहा है कि याद करो सब कुछ जो आपको पता है। Devalue the things which were taught to you since you forgot the former and return। तो बोलता है कि आपको खुद से बेसिकली, जो मुझे समझ में आया है इस सेंटेंस से, अगर किसी को कुछ और समझ में आया हो तो प्लीज पॉइंट इट आउट। वो बोलता है कि आपको खुद से जो पता है, जो आप जानते हो, उस सब को वापस याद करो, और जो चीज आपको पढ़ाया गया है, जो बताया गया है कि ये जानो, उसको भूल जाओ, क्योंकि उसी के वजह से जो आपको पढ़ाया जाता है, आप जो जो एक्चुअली आपको पता था उसको भूल जाते हो, तो उस पे वापस जाओ, बोल रहा है। और फिर बोलता है कि आप क्या सलाह दोगे कि एक बच्चे को कैसे पृथ्वी में बड़ा करना चाहिए। तो बोलता है कि मेरा खुद का कोई बच्चा है नहीं, ना ही मेरा होगा। फिर बोलता है पहला चीज जो एक बेबी करता है जब वो पैदा होता है कि वो रोता है। It does so because the soul is conscious of what it has been born into and is in a state of disbelief. You are more conscious of what you are and where you are during right after birth than you are now। सॉरी मैं हंस दिया क्योंकि मुझे मेरा याद आया कि मेरी मम्मी बोलती है कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, ऐसे कि क्यों मैं यहाँ आ गई हूँ टाइप्स, और रो भी नहीं रही थी। तो मुझे बस वो याद आ गया ये पढ़ते हुए कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। तो ये बोलते हैं कि जब कोई छोटा सा बेबी पैदा होता है, वो रोता है सबसे पहले, क्योंकि जो आत्मा होती है वो कॉन्शियस होती है, उसकी चेतना में याद रहता है, तब उसको वो बच्चा बोल नहीं सकता है फिर भी कि वो कहाँ जन्म लिया है, और इस कारण वो एकदम डिसबिलीफ में चला जाता है, मतलब कि अरे यार ये क्या हो गया वगैरह। तो बोलता है कि आप एक्चुअली आपकी चेतना जो जगी हुई रहती है कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, जब आपकी बर्थ होती है, और बर्थ होने के बाद, पैदा होने के बाद जस्ट आपको कॉन्शियसनेस होती है आपके अंदर। तो यही बोल रहा है, और बोल रहा है कि जो आत्मा है वो शरीर को रुलाता है, क्योंकि पहली बार जो है आत्मा ये फिजिकल रेल्म में, 3D रेल्म में आया है, although this is a very limited number, or because it realizes it has returned through reincarnation after failing in the former life, which is a vast majority। तो वो आत्मा रोती है इधर इसीलिए क्योंकि वो पहली बार जो है अपना परमात्मा से अलग होके ये फिजिकल रेल्म में आया है, 3D रेल्म में। और ये बहुत कम आत्मा ऐसी होती है जो डायरेक्टली आते हैं सोर्स से निकल के वगैरह, या फिर कोई हायर डायमेंशन एस्ट्रल रेल्म से वगैरह आ रहे हैं वापस, मे बी फॉर एज अ वॉन्डरर, और मे बी
फॉर सम टास्क और एनीथिंग, वो हम बाद में सोच सकते हैं। तो या फिर ऐसा होता है कि कोई आत्मा वापस री-इनकार्नेट किया है, पूर्व जन्म हुआ है क्योंकि पहले लाइफ में कुछ बच गया था और वो मेजॉरिटी है, तो इसके कारण जो आत्मा है वो शरीर को, मतलब आत्मा के नॉलेज की वजह से शरीर में भी वो दुख व्यक्त होता है, क्योंकि कष्ट होता है वापस उस हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से इस मतलब रेल में आने में भी। एंड आई रिमेम्बर ये वीएस का भी डाउनलोड था, तो उसने भी कुछ ऐसा ही मुझे बोला था, अगर मेरे पास रखा होगा चैट में तो मैं शेयर कर लूंगी, वो भी काफी अच्छा बोला था। फिर बोलता है द सोल itself is not the one crying, it is unfamiliar with these functions in its original state, yet the impulses it gives makes the body cry। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आत्मा रो रही है या चाहती है कि आप रो, वो एक्चुअली वो फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन या ऐसा चीज में ही अचानक जो चेंज आता है, उसको तो ये रोना वोना आता भी नहीं है, उसको ओरिजिनल स्टेट तो प्योर कॉन्शियसनेस है, ऐसा कुछ इमोशनल स्टेट नहीं होता है। लेकिन वो सोल जो गो थ्रू करता है इन लाइक कमिंग इनटू दिस फ्रीक्वेंसी वगैरह इस रेल में, तो जो इम्पल्स आप सोच सकते हो कि नर्वस रिएक्शंस इन अ वे आप बोल सकते हो, कि इलेक्ट्रिकल रिएक्शन आप सोच सकते हो, वो भेजती है, उसके वजह से ऐसा होता है कि हम रोते हैं फिजिकली, और वो बिना किसी कारण के रोता है। और बच्चे जैसे बहुत ज्यादा रोते हैं, शायद उसी से रिलेट करके ये बोला जा रहा है कि दिनों पर दिन, हफ्तों पर हफ्त, महीनों और महीनों तक, जब तक रोता है, जब तक चेतना मतलब उस तरीके से जागरूक है अपने एग्जिस्टेंस के बारे में। फिर जो होता है कि चेतना पूरा 3D रेल्म में बस जाती है और भूल जाती है अपनी एक्चुअल शक्ति वगैरह। तो वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है, या फिर माँ बाप की वजह से भी, उनके इन्फ्लुएंस और वो डिस्ट्रैक्शन जो लाइफ में आता है, वो सुंदर भी डिस्ट्रैक्शन है, वो याद करके बैठे रहेंगे तो रोते ही रहेंगे। तो उन सब चीज़ों के वजह से, या फिर जो दवाइयाँ बच्चों को दिए जाते हैं उनके वजह से भी उनकी मतलब कॉन्शियसनेस जो है भूल जाती है एक पॉइंट तक। दैट इज व्हेन द ह्यूमन इज ट्रूली बॉर्न। तो जो इंसान है इस पृथ्वी का, 3D रेल्म का, तब उसकी जन्म असलियत में होती है जब वो भूल जाते हैं वो कौन थे, वो कहाँ से आए हैं, और कुछ जल्दी भूलते हैं दूसरों से। इसीलिए हमें पता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, काफी न्यूज वगैरह में आता है कि उनको अपनी पूर्व जन्म वगैरह याद रहती है, पहले की जन्म। तो ये जो रोना है ये दूसरा रोना से वगैरह अलग है। दिस क्राइंग इज डिफरेंट टू द क्राइंग दैट फॉलोज आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। तो पहले कुछ महीनों के बाद जब बच्चा रोता है वो वाला रोना अच्छा होता है, वो भूख प्यास ये सब की वजह से हो सकता है। लेकिन जो पहले कुछ महीने का रोना होता है वो इस कारण होता है। वन कैन इवन हियर इट। तो बोलता है कि कोई इसको सुन भी सकता है, मे बी ही इज टेलिंग इट एट अ आध्यात्मिक लेवल या सिक्स सेंस के लेवल में। फिर बोलता है कि इस समय में कंफर्ट देना, एक बच्चे को प्यार देना, इस लेवल में उसको सिक्योर फील करवाना इस फर्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए बहुत जरूरी होता है। ड्यूरिंग दिस क्रूशल पीरियड ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब उसकी चेतना जब ये एक्सेप्ट कर रही है कि इस रेल्म, इस 3D फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, रियलिटी से एडजस्ट हो रही है, तब एक बच्चे को बहुत प्यार और सिक्योरिटी, कंफर्ट की जरूरत होती है। And make it known that the one has gifted them with a chance to return back to the place they belong। और उनको ये, अगर हम पेरेंट्स हैं और हमको पता है, मतलब वी आर गेटिंग टू रीड दिस, और हमें डिवाइन लॉ का अंदाजा है, हमने इन्फिनाइट सोर्स से, इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से एक कनेक्शन मेडिटेशन के थ्रू वगैरह इस्टेब्लिश किया है, तो हमें अपने बच्चे, एक बेबी को भी, बिकॉज उसकी कॉन्शियसनेस जगी हुई है, तो उस टाइम पे भी उसको दिलासा हम दे सकते हैं एज पेरेंट्स कि ये एक मौका है, ये 3D लाइफ भी एक मौका है कि वो वापस जाए खुश होके जहां से वो आए हैं वहां, या सोर्स के पास, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ। तो
this will have an impact which will influence them for the rest of their life subconsciously. तो बोलते ये जो पहला कुछ महीना होता है एक बच्चे के जन्म के बाद, वो बहुत मतलब वो पूरी लाइफ उनको सबकॉन्शियसली अफेक्ट करती है, मतलब उनका शैडो सेल्फ बन के. तो शैडो सेल्फ अच्छा भी इंटीग्रेटेड भी हो सकता है ना. योर शैडो सेल्फ इज हील्ड एंड इंटीग्रेटेड आपके सिस्टम में, तो वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगी उस तरीके से. तो वो बोल रहा है कि ये जो इम्पैक्ट होता है पूरी लाइफ रहता है इसका. फिर जो समय है जन्म का, ओके, वो जो समय होता है ना एक बच्चे के जन्म का, वो भी डिसाइड किया जाता है एज इज द टाइम ऑफ पासिंग ऑन. और मरने का समय भी सोल डिसाइड करती है. ये भी डिसाइड करती है कि कहाँ जन्म लेंगे, कैसा वातावरण में जन्म लेंगे, पेरेंट्स कौन होंगे, जन्म की स्थिति क्या होगी, माँ बाप कैसे रहेंगे, माँ खुश होगी नहीं होगी, क्या स्ट्रगल्स होंगे वगैरह, ये सारा चीज, हेल्थ कैसा होगा बच्चे का, पेरेंट्स का, ये सब डिसाइड किया जाता है. सोल ही डिसाइड करता है. कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है ये, मतलब रैंडमली नहीं होता है, ये एक पर्पस के लिए होता है. और बोलते हैं बट ड्यूरिंग प्यूबर्टी दे गेट cut loose from certain strings and they will be fully responsible for their actions, having the free will to lead the life they want. They determine the quality of it. They can even determine the way they pass on death by the choices they make, but cannot change the time of passing on. Wow. ये मतलब आज खुलासे कर रहा है एलीट. पहले तो बोल रहा था स्पून फीड नहीं करेंगे. तो बोलता है कि लेकिन जब जवानी आती है ना, प्यूबर्टी आती है, आई मीन लड़कियों का पीरियड्स होता है, लड़कों का नाइटफॉल होता है या फिर बियर्ड ग्रोथ वगैरह होता है, तो वो समय जब आती है तब जो ये उनको थोड़ी आज़ादी मिलती है. ये जो पहले से बंदिशें हैं या जो डिटरमाइन करके आए हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा होगा, हेल्थ ऐसा होगा, डेथ ऐसा होगा, उनमें थोड़ा सा लीवे मिलता है क्योंकि उनकी कर्मा फिर और डिसाइड करती है, उनकी फ्री विल डिसाइड करती है कि उसकी लाइफ कैसी बनेगी और उसकी क्वालिटी कैसी होगी. और अपने कर्मा वगैरह से वो ये भी फिर तय कर सकते हैं कि मतलब वो अपना डेथ का परिस्थिति को भी चेंज कर सकते हैं, मौत का, कि मौत किस तरीके से होगी, लेकिन मौत का समय वही रहेगा जो सोल ने डिसाइड किया था डेथ का. लेकिन परिस्थिति अपनी वगैरह वो चेंज कर सकते हैं क्योंकि जवानी के बाद जो है थोड़ा सा फ्री विल ज्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट करता है अपने कर्मा, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग. फिर बोलते कि जस्ट अ फ्यू एरियाज ऑफ देयर लाइव्स विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द टूल्स दैट द पेरेंट्स हैव गिवन देम. कुछ ही ऐसे क्षेत्र होंगे उनके जीवन के जो कि उनके पेरेंट्स के प्रभाव पे ही चलेगा, बाकी सब ये उनके फ्री विल पे बेस्ड होगा, which will have very little to nothing to do with parents. You are only important in the first 6 years of the child's life. So that is where you can do most good. तो ये पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि आपका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस या प्रभाव एक बच्चे के जीवन में पहला 5 या 6 साल तक होता है, तब आप सबसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं. उसके बाद वो बच्चे की मन मर्जी है, उसकी फ्री विल है, वो फिर अपने जैसे वो विकसित हुआ है उस तरीके से वो आगे बढ़ता है. फिर बोलता है कि आप अपना इंट्यूशन यूज करिए, नॉट इंस्टिंक्ट. तो बोलता है इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ये दो अलग मैटर्स है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. आप अपना इंस्टिंक्ट मतलब बस झट से इम्पल्सिवली जो लगा हो सकता है वो इंस्टिंक्ट होता है, या फिर इंस्टिंक्ट वो होता है जो हम अपने पैटर्न्स या हैबिट्स के वजह से हमें क्लिक करता है, लेकिन वो अलग होता है इंट्यूशन से. इंट्यूशन इज डिवाइन से कनेक्शन होना एंड मतलब यूनिवर्सल माइंड से सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टैप इन करना अबाउट व्हाट इज द बेस्ट, फॉर एग्जाम्पल. So, when becoming a parent, you are awarded with qualities which concern raising children, which were not available before. Listen to them. जब आप एक पेरेंट बनते हो, whether you are a mother or a father, तब आपको ऐसी क्वालिटीज जो है
प्रकृति ही देती है आपके अंदर, आपको गिफ्ट करती है, जो एक बच्चे को बड़े करने से रिलेटेड होती है, जो पहले तो नहीं होती है लेकिन वो इंट्यूटिवली एक पेरेंट को आता है, तो उसमें टैप इन करना है। और हर बच्चा जो होता है वो अलग होता है, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, बिहेव करता है, लेकिन उनको जागरूक कीजिए कि वो जो अनुभव कर रहे हैं ना, वो जो दुख सुख वगैरह अनुभव कर रहे हैं, उससे ज्यादा है दुनिया में। That there is a good source where everything, everybody flows out of for a reason, and one day they will return after realizing that task here on earth. तो बोलता है कि जो भी अनुभव हो रहा है इस 3D मटेरियल लाइफ में भी, उनको ये समझाइए कि आखिरकार जो है एक अच्छा जो है सोर्स है, जहाँ पे खुशी है, प्यार है, प्रेम है वगैरह, जहाँ पे सब हर चीज और हर लोग जाती है एक रीजन के कारण, और एक दिन वो भी वापस जाएंगे, और वो जल्दी हो जाएगा जब वो समझ जाएंगे कि पृथ्वी में उनका काम क्या है। और काम मतलब ऐसा नहीं होगा कि सबका कुछ स्पेशल सोल पर्पस होता है, लेकिन ये होता है कि हम सबका एक्चुअली सेम ही एक पर्पस है, बेसिक जो है कि इस द्वंद को, इस इल्यूजन को समझना और अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना। हम अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाएंगे, अपने डिसिप्लिन को स्ट्रांग बनाएंगे, मतलब विल पावर ही बेसिकली हो गया, एक शारीरिक लेवल पे, एक मानसिक लेवल पे काम करेंगे तो स्पिरिचुअली भी हमारी चेतना जो है स्ट्रांग होगी और अनमैनिपुलेटेड, मैनिपुलेट नहीं होगी, वो प्योर रहेगी। तो वो पर्पस जो है, वो टास्क अचीव करने से अर्थ का हम वापस जाएंगे ही जाएंगे। तो फिर बोलते कि ये एक बारी में मत बोलिए अपने बच्चे को कि वो भी सोचे कि ये क्या हो रहा है, बट धीरे धीरे पूरे लाइफ, मतलब सालों साल तक धीरे धीरे हिंट देते देते उनको बोलिए। डू नॉट टेल मोर देन, और इससे ज्यादा भी मत बोलिए। अगर ये सही तरीके से आप करोगे तो वो अपने आप ढूंढने लगेंगे अपने जीवन भर के लिए, खुद से वो मतलब सक्षम हो जाएंगे और वो खुद से वो ढूंढने लगेंगे, और ये उनकी काम है, ये उनकी ड्यूटी है। अगर आप मतलब बहुत ऑब्वियस वे में उनके सामने सब कुछ रख दो एक बारी में, जैसे कि बहुत धार्मिक लोग कर लेते हैं, तो आप उल्टा अचीव कर लोगे जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा मतलब उस तरीके से स्पिरिचुअली उसकी ग्रोथ हो, वो सच्चाई की तरफ जाए या इन्फिनाइट सोर्स को महसूस करे, उसका ऑपोजिट ही हो जाएगा अगर सब कुछ एक बारी में सब कुछ परोस दोगे उसके लिए। उसको अपना काम करने दीजिए, इस तरीके से गाइड कीजिए। तो बोलते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वर पास्ड ऑन इन अ डिफरेंट एरा फॉर अ रीजन, एंड इट वाज नॉट जस्ट टू लिसन टू अदर पीपल प्लेइंग देम। तो बोलते हैं कि एक जमाना था जब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती है, फॉर एग्जाम्पल पुराने जमाने का तबला, ड्रम्स जो है, उस टाइप का हर एक कल्चर में अपना फॉर्म ऑफ ड्रम्स है, तबला वगैरह, वो सोचिए हवाई गिटार था पहले, और हारमोनियम, माउथ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें जो है अपने अपने कल्चर में लोग अपने दूसरे जनरेशन्स को वो पास ऑन करते थे। एक एग्जाम्पल दिया उसने कि इसका एक रीजन था कि लोग बस सुने नहीं कि दूसरे लोग क्या म्यूजिक बजा रहे हैं, बट वो खुद अपना म्यूजिक बजाना भी सीखे। तो वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोला है कि ये भी एक मेथड है बच्चों के मामले में मैनिपुलेशन करने का। और दूसरा इसने पहले सेशन में बताया है दूसरे और 6 मेथड्स जिससे हम मैनिपुलेट होते हैं सोसाइटी में। तो बोलते कि बच्चे मैनिपुलेट होंगे, लेकिन इनके प्यूबर्टी के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इस मैनिपुलेशन को अंडू करने का, इस मैनिपुलेशन को हटाने का, खुद को विकसित करके, विवेक अपना यूज करके, और उनको कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी अपने पूरे लाइफ। आप सोसाइटी की मैनिपुलेशन को पूरी रोक नहीं कर सकते हो, ना ही उनको अवेकन करने में बैठ सकते हो कि वो अवेकन हो जाए आपके वजह से। ये आपके बच्चे के ऊपर ही है कि वो कैसे रिएक्ट करता है, वो
कैसे अपनाता है जो भी औजार उनको दिए जाते हैं। तो जो यूनिवर्सल माइंड है वो डिवाइन लॉ फॉलो करती है, और ये यूनिवर्सल माइंड हमेशा आपके बच्चे के अंदर भी पेनिट्रेट करती है, मतलब आपके बच्चे के अंदर भी फ्लो करती है इन अ वे। तो उसको मौका दिया जा रहा है, उसको हर एक चांस दिया जाएगा कि हर एक मोमेंट वो अवेक हो पाए। अब वो आपके बच्चे के ऊपर है, चाहे वो हर हो या हिम हो। तो दूसरा सवाल आता है, what do you know of an advanced race who were and some still are worshipped as gods? Do you recognize any lords or deities? तो बोलता है कि आपको कोई एडवांस्ड रेस के बारे में पता है क्या, मतलब आई डोंट नो, वो धरती का कोई एडवांस्ड रेस के बारे में, स्पीशीज के बारे में बोल रहा है कि कोई और प्लैनेट का पता चलेगा। तो कि कुछ ऐसे रेस जो भगवान के जैसे पूजे जाते हैं, और उनमें से क्या आप किसी भी भगवान को, डीटी को वगैरह जानते हो क्या? तो बोलते हैं कि एक ही रेस प्रेजेंट है अभी फिलहाल, और कुछ भी स्पेशल नहीं है इस रेस के बारे में जो कि दूसरों से बेटर हो। और लोग बस कंफ्यूज करते रहते हैं दूसरे जमानों का बात अपने जमाने के साथ। The one is worshipped and praised as what you call God. मतलब जो ये infinite creator है, the one infinite creator, उसके बारे में बोल रहा है कि उन्हीं को पूजा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, जिसको आप भगवान बोलते हो। और द वर्ड गॉड, बोलते गॉड शब्द भी जो है वो करप्ट है एज अ टर्म। It would imply that you as a human would have control over the invocated higher being. Like before, I had to be careful how to phrase it to not fall into the trap myself. I would say do not use it, but it is your choice with consequences. तो he the one बोलता है ये, तो बोलता है कि गॉड भी जो एक मैनिपुलेटेड करप्ट शब्द है, टर्म है। और ये गॉड के टर्म से ऐसा लगता है कि इंसान जो ये हायर बीइंग है उसको कंट्रोल करता है या उसको इन्वोक वो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो हमें सलाह दे रहा है कि ये टर्म ना यूज करने, लेकिन आखिरकार ये हमारी चॉइस है, लेकिन इस चॉइस की अपनी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, ये बोल रहा है। फिर वो द वन के बारे में बोल रहा है कि द वन हैज मेनी मैनिफेस्टेशंस, emanations, characteristics which are present in a hierarchy of beings with different workings but operating together. तो बोलते हैं कि हाँ, द वन के अलग अलग मैनिफेस्टेशन रूप है, अलग फेसेस है, अलग अलग क्वालिटीज है, जो कि एक जो बीइंग्स है उनकी हायरार्की में भी प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ईटीज एंड एंजल्स एंड ऑल अगर हम मानेंगे, एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स वगैरह में, तो वन की ही मैनिफेस्टेशंस है एक हायरार्की में, बट ये सब एक साथ ही काम करते हैं। All are corporeal, immaterial, although some may operate bodies in a fashion different to ours. Some by lowering their frequency, which is actually emanating a form from themselves, may appear in the material world. तो अब वो ऐसे ईटी और एंजल बीइंग्स के बारे में एक्चुअली बोल रहा है, या फिर अदर डायमेंशन बीइंग्स, वो लोअर एस्ट्रल प्लेन्स के भी बीइंग्स हो सकते हैं, कि ज्यादातर जो बीइंग्स है पूरे यूनिवर्स में वो इमटेरियल बीइंग्स है। इनकॉर्पोरियल मतलब कि जिनकी ऐसी फिजिकल बॉडी नहीं होगी, जो लाइट बॉडीज या थॉट फॉर्म्स या इस टाइप के बीइंग्स होंगे। लेकिन कुछ का बॉडीज भी होगा, लेकिन उनकी बॉडीज की जो बनावट है और वो जैसे ऑपरेट करती है वो अलग होगी हमसे। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो एस्ट्रल बॉडीज वगैरह में रहते हैं, वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, तो उनमें ये क्षमता भी होगी वो कम करके भी हमारे सामने फिजिकली प्रकट हो पाए वगैरह। तो ऑल आर प्रेज्ड फॉर दे आर द वन हु क्रिएट्स all are praised, for they are the one who creates the good and they direct theirs to the one too. You people worship some human as gods, be it prophets, celebrities, sportsmen, politicians, authors, etc., which is an abomination. उसका favorite term तो बोलता है कि सब प्रशंसा के लायक है, क्योंकि वो सब द वन ही है
जो सब अच्छी चीज सब कुछ उसने क्रिएट किया है, और वो भी अपनी एक्शंस वगैरह एनर्जी को वन के तरफ ही भेजता है। और आप लोग जो कुछ इंसानों को ही भगवान बना देते हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या आप देखे ही हो अमिताभ बच्चन की पूजा करते हैं लोग, तो सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्समैन हो या पॉलिटिशियंस हो, उनको जो भगवान बना देते हो ऑथर्स, वो तो सही बात नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट क्रिमिनल एक्ट है जैसे वो बोलता है यूजुअली। आई थिंक और 4 पेजेस। आई एम टेकिंग अ 2 मिनट ब्रेक। आप लोग को कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज डू दैट। अपने आप में कुछ बोलना है मुझे तो मैं भी सुन रही हूँ। ये बच्चों वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था ना, आज जो इसने बताया। हेलो। Yeah, Priyanka, he was actually. क्या? ठीक है, सो शैल आई कंटिन्यू? एक थोड़ा सा सेम पॉइंट, ये कौन सी बुक, ये क्या नाम है इनका? ये एक फोरम में रिलीज हुई थी, एक डॉक्यूमेंट है, मैंने ग्रुप में शेयर किया है। इनसाइडर, मतलब नाम है रेवलेशंस ऑफ एन एलीट इनसाइडर। तो जो बेसिकली हमारा सिमुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, और बेसिकली ये जो पपेट्स भी, मतलब जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वगैरह भी आप सोच लो, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में हम जिनको कबाल बोलते हैं, वो इन्हीं यही लोग उनको बेसिकली मैनिपुलेट भी कर रहे हैं ना। तो वो वहां का कोई अंदर का खबरी आके एक इंटरनेट फोरम में सवाल आंसर कर रहा था लोगों का। तो अगर आप पहले के सेशंस भी देखोगे तो हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है ना कि ये ऐसे बीइंग्स हो जो 6 डेंसिटी को हो, जो एसटीओ और एसटीएस पाथ को मिला रहे हो, तो उनका टास्क कैसा होता होगा, हम सोच रहे थे। यू नो दैट किसी प्लैनेट की सिमुलेशन को ऐसे कंट्रोल करना, और कैटलिस्ट सोशल कलेक्टिव लेवल पे पैदा करना लोगों के लिए वगैरह। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 4 मंथ्स वैशाली बोली थी या किड्स का? हाँ प्रियंका, वो ही ये मैंने है ना, ये थोड़ा सा पार्ट वाला केनो उपनिषद में पढ़ा था। वो एक बुक है केनो उपनिषद करके, उसमें से ये बच्चे का थोड़ा पार्ट था कि इतने महीने पहले 4 मंथ होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं। उस टाइम पे आप ये सारा कर सकते हैं। उनका थोड़ा है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट थिंग उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने पढ़ा था और किया था, तो मैंने बोला। हाँ, उन्होंने भी एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन किया था, बट फर्स्ट 4 मंथ्स मेक सेंस एक्चुअली। थैंक यू रेफरेंस देने के लिए भी। आई विल लुक इट अप एक्चुअली। उपनिषद बोला ना आपने? केनो उपनिषद है ना, उसमें से है अच्छा एक थोड़ा पार्ट है उसमें यही वाला कि अच्छा। बच्चे का माइंड और बॉडी और स्पिरिट को कैसे वो करते हैं। पर उसमें थोड़ा लैंग्वेज, वो डिवाइन लैंग्वेज है, लाइक हमारे शास्त्रों की राइट। तरफ से। हाँ, हम्म, आपके पास अगर पॉसिबल हो तो उसका कोई स्क्रीनशॉट इस पैराग्राफ का अगर आप भेज पाओगे तो हाँ बहुत ही हाँ, मैं अच्छा वही होगा। सोच रही थी। मैं आज ढूंढ लूंगी वो बुक और उसमें से निकालूंगी, तो वैसे भी मेरा भी रिपीट हो जाएगा, हम सब भी करेंगे। राइट, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। हम्म, या ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब खाने पे वापस आ रहे हैं कि वो उसको पूछ रहा है कि अच्छा आप तो हमारा वाला खाना नहीं खाते हो, तो आप क्या खाते हो, वो पूछ रहा है, और वो आपका खाना आता कहाँ से है।
तो बोलता है कि नेचर डायरेक्टली देता है जो हम खाते हैं। उसके पास एक ग्रीन हाउस है जहाँ पे वो उगाता है वेजिटेबल फ्रूट्स, खुद नहीं उगाता होगा, ऑब्वियसली होंगे उसके लोग वगैरह जो भी, आई एम जस्ट गेसिंग, खुद भी करता होगा क्या पता। तो सब्जियां फ्रूट्स वगैरह जो अच्छी प्योर सीड्स है उससे निकलती है, मैनिपुलेटेड या जीएमओ या ये पेस्टिसाइड वाले सीड्स वगैरह नहीं। तो फिर वो बोलता है कि और उसके कुछ हेल्दी एनिमल्स भी है, जो वो मीट और अंडे और दूध भी खाता है, तो वो हेल्दी एनिमल से लेता है वो, मतलब जो एनिमल्स को हम लोग बेसिकली ट्रैप करके अब्यूज करके उसका मिल्क लेते हैं या एग्स प्रोड्यूस करते हैं मतलब इन ह्यूमन तरीका ही आप बोल दो, इन अ वे क्रूअल तरीके से, वैसा नहीं, बट मतलब हेल्दीली रेस करता है वो। और उसको पानी एक अंडरग्राउंड स्प्रिंग से मिलता है। वाह। For you know, bread can be bought at small independent bakeries, especially the foreign ones who do not use the same ingredients as the natives. They are not free from them, but better still. बोलता है कि हाँ ब्रेड भी कभी कभार वो खरीदता है, लेकिन जो खुद की बेकरीज होती है ना, जो खुद बनाते हैं, वहां से वो मास प्रोडक्शन वाला जो मतलब नेटिव लोकल प्रोडक्शन फैक्ट्री से निकलता होगा वहां से नहीं, बट जिनकी खुद की बेकरीज होती है, तो वो एकदम फ्री नहीं होगा, मतलब हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स से, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, बेटर है। और बोलता है कि ये फॉरेन रन शॉप्स वहाँ पे बेटर है अपेरेंटली, ये एलीट जहाँ पे रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पीने को मिलता है, जो ड्रिंक्स मिलते हैं, वो भी बेटर होता है, सुपरमार्केट से तो बेटर ही होगा ऑब्वियसली। ये सारी चीज सुपरमार्केट मतलब आप समझ जाओ जैसे कि क्या है, रिलायंस फ्रेश का माल समझ लीजिए, वैसे वो सब चीजों से बेटर, तो मतलब मास प्रोडक्शन वाली चीजों से बेटर। सो दिस इज नॉट हाउ द रेस्ट ऑफ माई फैमिली लिव्स, दे हैव सर्वेंट्स। तो ये ऐसा खुद करता है अपेरेंटली, बट इसकी जो फैमिली है उनके अपने मतलब सर्वेंट्स है जो उनके लिए काम करते हैं, उनकी जरूरतों को मतलब ख्याल रखते हैं। और विद द प्रोडक्ट्स, तो ये जो ये पर्टिकुलर इनसाइडर के पास अपना ग्रीन हाउस है, अपने एनिमल्स है, लेकिन उसकी फैमिली के सर्वेंट्स के मतलब फार्म्स होंगे वगैरह, जो वो स्पेशली इलीट्स को सर्व करने के लिए उसमें जो भी चार्स वगैरह करते हैं, ग्रोथ फार्म। फिर बोलता है कि कोई पूछता है कि आप निकोला टेस्ला के बारे में हमें बता सकोगे क्या, और क्या उसका जो मिशन था वो फेल हो गया या पूरा हो गया जो पृथ्वी में वो करने आया था। तो उसका जवाब है कि ऑल नॉलेज इज पास्ड ऑन, टेस्ला was to him, they are not his original ideas. Two insiders passed on to him the knowledge, knowing Tesla would use it to advance the plan, which was alive then, to again control over the energy resources from certain bloodlines by diminishing their value with new technology. Tesla made it public to the wrong people and ended the whole thing. Clever individual, not so clever human. Insiders from the minority must be vigilant because of these kinds of events. तो बोलता है कि सारा जो ज्ञान है ना वो पास ऑन ही होता है, वो हमेशा से यही बोलता है। तो टेस्ला को भी जो नॉलेज ज्ञान था वो उसको दिया गया था, वो उसके ओरिजिनल आइडियाज नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यहाँ पे लिखा गया है, रिलीट बोल रहा है इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। इनसाइडर जो है बोलता है कि ये इलीट वालों के ही दो इनसाइडर थे जो ये इंफॉर्मेशन टेस्ला को दिए थे, और टेस्ला वो यूज कर रहा था एक प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जब वो जिंदा था, ताकि जो ये पर्टिकुलर इनसाइडर्स जहाँ से आ रहे थे उनके ग्रुप को कंट्रोल मिले एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर, और दूसरे ब्लड लाइन से ऊपर चले जाए ये पर्टिकुलर दो लोग। तो उन्होंने टेस्ला को ये सब दिया था। तो जब उनका मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ता तो वो दूसरे ब्लड लाइन्स का वैल्यू जो है वो कम हो जाता, जिनके ऊपर इन दो इनसाइडर्स को जाना था।
और टेस्ला ने क्या किया कि ये जो पब्लिक कर दिया इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वगैरह गलत लोगों को बोल के, और फिर पूरा मामला ही बंद हो गया जो होना था। तो बोलता था वैसे तो वो बुद्धिमान, क्लेवर, चालाक था, मतलब एक लेवल से इंडिविजुअली, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन मतलब सोशली वो क्लेवर नहीं था, कि सोशली क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए, लोगों को जानना ना जानना वगैरह, ये सारी चीजें। तो बोलता है कि ऐसे इनसाइडर्स को भी बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है ऐसे घटनाओं के कारण, मतलब उनको सतर्क रहना पड़ता है। फिर कोई सवाल कर रहा है कि आर देयर एनी होलसेल इवेंट्स ऑन द होराइजन दैट विल ट्रांसलेट इनटू अ क्वांटम लीप इन मास कॉन्शियसनेस एंड और रीडिफाइन लाइफ एंड द वे इट इज लिव्ड। तो कोई ऐसा होलसेल मतलब पूरा पृथ्वी में एक साथ जुट होके ऐसा कुछ घटनाएं होंगी क्या, जिससे मतलब एक क्वांटम लीप मिलेगी हमारे मास कॉन्शियसनेस को, जिससे हमारी जिंदगी ही रीडिफाइन हो जाए, जैसे हम जीते हैं जिंदगी को वह वो ही बदल जाए। तो बोलता है कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। जैसे मैंने कुछ पहली बार भी बताया है, पर्सनल लेवल पे होता है ये चीज, मतलब आप सेल्फ कॉन्शियस अपने आप होते हो, आपको जो औजार मिले हैं इस दुनिया में लोगों से, सोसाइटी से वगैरह वगैरह, उसको यूज करके आपको खुद के लेवल पे सेल्फ कॉन्शियस होना है। मैंने ऑलरेडी ये वर्णन किया है कैसे वगैरह वगैरह, जितना मैं बता सकता हूँ, मतलब मुझे जितना अलाउ किया गया है। ऐसी घटना हो सकती है जो आपके पूरे सिविलाइजेशन को बदल दे, जैसे अभी है उससे अलग, और ये पहले भी बहुत बार हुआ है। बट ये वो अवेकनिंग से लेना देना कुछ नहीं है कि मास कॉन्शियसनेस, जैसे आपने बोला, आपका ड्यूटी जो है वो द वन के तरफ है, और आपको हमेशा सेम रहना है, क्या हो क्या नहीं, मतलब आपके लिए यही ड्यूटी रहेगी, आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप अपना एनर्जी मत वेस्ट कीजिए घटनाओं का वेट करने में के लिए कि मास अवेकनिंग होगी उसका वेट कर रहे हैं हम। खुद मतलब जब के जैसे वैसे ही भीड़ में फॉलो करना है, अवेकनिंग में भी भीड़ फॉलो होती है आप सोचो तो एक तरीके से, तो वैसे नहीं करना है, और एकदम इनर्शिया इनएनिमेट तरीके से नहीं रहना है, अपना बुद्धि अपने एक्शंस खुद यूज करने हैं, और वरना जो आपका यहाँ पे रहना है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और वो बुरी बात नहीं है, मैं ऐड कर रही हूँ। बट ऑब्वियसली मतलब अगर हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो वी डोंट वांट टू एक्सटेंड इट। So I might add this which may sound contrary to what I said, but read carefully. तो बोलता है कि मैं ये ऐड करूंगा अभी जो चीज, वो हो सकता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी लगे, ऑपोजिट लगे जो मैं बोलते आया हूँ उससे, लेकिन आप इसको पढ़ो संभल के केयरफुली। When masses are made to believe something negative, they may create what they did not want, which is how, for instance, the NWO, like you people name it, works. You are believing it is taking shape, so it will take shape, and theorists are major players in helping this taking shape by bombarding you with facts that it is taking shape, claiming you are giving in your power every day and they control you more, while in reality you are in full control. So the people who are waking up to it are the ones who are creating it. Visualization also works that way around. I repeat, if these things would happen, your duty towards the one and yourself stays the same. तो बोलता है कि देखो, जो जनता है, masses है, उनको बिलीव कराया जाता है कि कुछ नकारात्मक होने वाला है, जिसके वजह से वो क्रिएट कर सकते हैं जो वो नहीं चाहते उस चीज को। और एग्जाम्पल देता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का भी, कि जैसे हम लोग उस चीज को पुकारते हैं, जो आने वाली चीज है सपोजिटली, वो ऐसे ही काम करती है। आपका मानना ही उसको जन्म दे रहा है, उसको एक रूप दे रहा है। और थ्योरी जो बनाते हैं ना, इसके बारे में जो थ्योरिस्ट है वो मेजर प्लेयर्स है,
जो हेल्प कर रहे हैं कि ये ऑर्डर आए, आपको बम्बार्ड कर रहे हैं ऐसे नॉलेज से कि हाँ वो बन रहा है, ये रूप ले रहा है, वो रूप ले रहा है, और इसी तरीके से आप अपना पावर जो है रोज थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हो इस ऑर्डर को, और वो आपको और कंट्रोल कर रहा है, जबकि एक्चुअल रियलिटी है कि आप अपने कंट्रोल में हो पूरा पूरी। इसीलिए मतलब भरत को भी मैं जितने बार भी पूछी हूँ वो मेरे को ऐसे ही बोला है कि एसेंशियल जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे है प्रियंका, मैं कैसे बोलूँ ये वो। और वो भी वो बोलता है मतलब कि एक्चुअली ही, एंड ये जो प्रखर है ना नया बंदा जो जिसके साथ मैं करने वाली हूँ, वो भी सेम चीज बोला मुझे। इनफैक्ट मे बी ये आप लोग को वियर्ड लगे, लेकिन उसका व्यू पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि इवन लाइक फॉर द फैक्ट यू टेक वैक्सीन और एनीथिंग, वो भी आप अगर सोचोगे कि मेरा बुरा होने वाला है, मैंने हाई ले लिया, जैसे बहुत लोगों ने डरा ही दिया था कि यार आपका गॉड जी नहीं चला गया, गायब हो गया, या आप एनपीसी हो सकते हो, या मतलब यू नो ऑल दीज थिंग्स, तो आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। बहुत ऐसा भी हो सकता है कि डर के मारे लोगों का भी और स्ट्रेस में वो जा रहा है ना, तो उसके लिए तो ही इज नॉट टेकिंग द बूस्टर्स एंड ऑल, बट जो ले लिया है क्योंकि उसको ट्रैवल करना मतलब और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, और वो बाली में है तो उसको एज सच एम जैसा ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट भी नहीं मिला था कि वो ना ले, और उसके पास हो हेल्प ना लेने का वगैरह। आई डोंट नो व्हाट आर दिस नुएंसेस, बट उसने बोला कि मैं अब, एंड ही इज अ वेरी हेल्दी गाय, आप उसका इंस्टाग्राम वगैरह देखोगे तो यू विल सी हाउ स्ट्रांग ही इज मेंटली फिजिकली सब कुछ, योगा मेडिटेशन वगैरह वो बहुत अच्छे से करता है रोज। तो वो बोल रहा था कि अगर मैं अपने कॉन्शियस लेवल और चेतना में मुझे पूरा अपने ऊपर डिसिप्लिन है और विश्वास है, तो मुझे नहीं कुछ भी मेरे मतलब सोर्स से कनेक्शन खराब नहीं कर सकती, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे कर सके। मैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो वो हो रहा है, होगा। तो आई जस्ट रिमेम्बर्ड, आप इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट इग्नोर भी कर सकते हो, बट अगर हो सकता है कोई लोग रेजोनेट करे तो इसलिए मैंने बोला। तो बोले कि रियलिटी में आप पूरे कंट्रोल में हो, और जो लोग ऐसा वेकिंग अप टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, उनमें से बहुत लोग हो सकता है कि वो ही उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं, और विजुअलाइजेशन भी ऐसे ही काम करती है, मतलब जिससे मैनिफेस्टेशन होता है। और फिर भी अगर ये सब हो, वो बोलता है, और ये इम्पोर्टेंट है हम लोग को, मतलब सिंपल चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, मे बी दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग जो हम सुनते आए आ रहे हैं, लेकिन इस पे ही हम काम नहीं करते कि ये सारी चीजें हो भी जाए तो, और ना भी हो तब भी हमारा जो ड्यूटी है इन्फिनाइट वन इन्फिनाइट क्रिएटर के लिए, उसके तरफ वो सेम रहेगा, उसके पहले भी, उसके बाद भी, उसके होने से भी, उसके ना होने से भी। तो वो ड्यूटी सिर्फ इन्फिनाइट क्रिएटर वन के तरफ नहीं है, बट हमारे लिए भी हमको करना है ये चीज। फिर बोलता, कोई पूछता है कि हैव द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स ऑफ द हायर बीइंग्स बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, have those created to be together by the one parted ways because they reject their duties? If so, on which side of this rift do you reside? Is your God the self-existent one? ओके, इसका हमें और क्लैरिटी मिलेगा इसके बाद, बट वो कुछ पूछता है कि जो हायर बीइंग्स है उनमें जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और जिनको एक साथ होने के लिए बनाया गया था, द वन इन्फिनाइट क्रिएटर ने जिनकी जोड़ी बनाई थी एक तरीके से, वो क्या अलग बिछड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी की पालन नहीं की? और अगर ऐसा हुआ तो आप कौन से साइड में हो इसके? और आपका भगवान भी क्या वो द सेल्फ एग्जिस्ट जो खुद से निर्माण हुआ है और एग्जिस्ट करता है, द वन, वो है क्या? तो बोलता है कि यार फिर से कंफ्यूजन है हायर बीइंग्स के बारे में, आत्माओं के बारे में जो बॉडीज में है, अगर वो ब्लड लाइन से है कि नहीं, इन सब चीजों में आपको ये समझना है कि हायर बीइंग्स और आत्मा जो सोल है वो अलग अलग एंटिटीज है।
हायर बीइंग्स किसी के बॉडी में इस जमाने में एंटर नहीं करते हैं, और विच लास्टेड लॉन्गर देन यू थिंक। तो ये एरा जो है हमको पता नहीं है, काफी लंबे टाइम से चल रहा है। तो हायर बीइंग्स इस जमाने में, मतलब इस एरा में किसी के बॉडी में एंटर नहीं करते हैं। वो लोग बॉडी के बिना ही एग्जिस्ट करते हैं। तो वो दुनिया को हमारे जैसा नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। जो आत्माएं हैं उनको बॉडी लगती है, हायर बीइंग्स को नहीं लगती है। हम लोग फिजिकल मटेरियल प्लेन में हैं और यहाँ हम लो फ्रीक्वेंसीज का अनुभव कर रहे हैं रियलिटी के जैसे। तो हमें क्षमता है कि हम इसके ऊपर फ्लोट कर सके और हायर रेल्म को भी एक्सपीरियंस करें इसी पॉइंट पे, इसी वक्त, इसी स्पेस में, स्पेस टाइम में। हम टाइम स्पेस में भी जा सकते हैं बेसिकली, लेकिन अदरवाइज ये मतलब दिया जाता है हम लोग को नेचुरली। I should talk about this briefly. You are not in the body but envelop it while being present in another invisible body which consists of similar elements to the soul, which is you. Yet this invisible body is entangled with the physical plane. This is very important for you to understand, and connects with the physical body through energies transmitted by the invisible body to the brain's heart and areas in the spine. Hence, we as souls may control the body and its functions, making us experience this realm. Souls are dual, meaning you are also somewhere else, waiting to be united in another realm. ये मुझे नहीं पता था, और इसमें अगर किसी को और क्लैरिटी हो तो प्लीज हेल्प अस। बट ये बोल रहे हैं कि हम जो है, हम या ये आत्मा इस शरीर में नहीं है। आई थिंक ये स्टैक बेंटॉफ का भी जो एक्सप्लेनेशन था कि शरीर के अंदर सोल्स नहीं होता है, सोल्स शरीर को अपनाती है। इस तरीके से सोचना है हम लोग को। तो वो भी कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि आत्मा शरीर, आप इस शरीर के अंदर नहीं हो, बट आप इस शरीर को एनवेलप कर रहे हो, इसको आपने एक ऑरा की तरह सोचिए और समथिंग, आपने इसको एनवेलप किया है। जबकि आप एक इनविजिबल बॉडी से भी कनेक्टेड हो। इनविजिबल मतलब जो दिख नहीं रहा है, सॉर्ट ऑफ मिस्टर इंडिया टाइप्स। कोई और भी शरीर है, कॉजल हो सकती है वो शरीर वगैरह, उससे भी आप कनेक्टेड हो। जिसकी जो बनावट है, एलिमेंट्स है, वो सोल के तरह ही है, सिमिलर, लेकिन वो इनविजिबल है। और वो इस शारीरिक या 3D प्लेन में एंटैंगल हो जाती है, मतलब इससे जुड़ जाती है, इन अ वे बंध जाती है इससे। और ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जुड़ती कैसे है? क्योंकि हमारा जो विजिबल बॉडी है, जो दिखता है, उसके थ्रू ये कनेक्ट होती है, कनेक्ट टू द विजिबल टू द एनर्जी। हाँ, उसके साथ ये कनेक्ट कैसे होती है? क्योंकि ये इनविजिबल बॉडी है, ये एनर्जी छोड़ती है। मतलब एनर्जी हमारे ब्रेन्स, हार्ट और ये चक्रास के बारे में बात कर रहा है कि हमारे स्पाइन में अलग अलग एरियाज है जहाँ पे ये, आप सोच सकते हो, प्राणा या ये डिवाइन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका खुद का वगैरह, आई मीन इनमें से कुछ एक चीज होगा जिसके बारे में बात कर रहा है। तो ये इनविजिबल बॉडी वो एनर्जीज हमारे इन सेंटर्स पे भेजती है, जिसके वजह से वो खुद बंधती है हमारे ये फिजिकल रियलिटी के साथ। तो वो बोल रहा है कि ओके, तो इस तरीके से हमारे सोल्स या हमारी आत्मा हमारे शरीर का इस्तेमाल करती है और उसके फंक्शंस का अलग अलग, जिससे कि हम इस 3D रेल्म को एक अनुभव कर सके इसका। इसीलिए सोल्स जो है, ये मैंने पहली बार सुना है एक्चुअली, कि डुअल होती है। मतलब कि यहाँ है और वो इनविजिबल बॉडी, कॉजल बॉडी, व्हाटएवर, वो कहीं और भी है जो वेट कर रही है दूसरे रेल्म तक जाने के लिए। तो इस डुअल तरीके से हमारा सोल है जो वो कनेक्ट, मतलब काम करता है। और फिर बोलता है कि कुछ ब्लड लाइन्स है जो अपनी ड्यूटीज करते नहीं है, जैसे आप ह्यूमंस में भी है, आप आम जनताओं में जो अपनी ड्यूटीज पे फोकस नहीं करते हैं, उसको मतलब करना नहीं चाहते हैं, जिसके वजह से वो भुगतते भी है उसके कॉन्सिक्वेंसेस।
और बहुत सारी ब्लड लाइन्स को पता भी नहीं है इसके बारे में। आई डोंट नो ये कौन सा रिफ्ट के बारे में बोल रहा है। अच्छा, कि मतलब इतना अनअवेयर हो जाता है वो। बेसिकली द रिफ्ट इज नॉट वेयर यू थिंक इट इज ऑन अ पर्सनल लेवल, मीनिंग मी एंड यू टू। I am from a minority within the faction which is getting smaller. I explain why the word God is not used for its traps in the meaning. The one is self-existent, pure, good, and indeed the one who creates the good. Okay. तो यहाँ पे वो जो रिफ्ट के बारे में सवाल पूछा था कि ड्यूटीज नहीं फॉलो करते हैं वगैरह, तो एक रिफ्ट बनती है वन के साथ। तो बोलते हैं कि ये रिफ्ट मतलब किसी रिलेशनशिप के लिए या एक्सटर्नली नहीं पैदा होती, ये पर्सनल लेवल पे, आंतरिक लेवल पे होती है। ये हमारे अंदर है, मेरे और तुम्हारे। और मेरी जो उसकी जो ग्रुप है वो और छोटी होती जा रही है, वो तो एक माइनॉरिटी से आता है। और क्योंकि उसके ब्लड लाइन के भी शायद बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपना ड्यूटीज वगैरह मतलब भूल रहे हैं, शायद द्वंद में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं इस इल्यूजन का। तो बोल रहे हैं कि वो बोल भी रहा है कि जो भगवान शब्द है वो शब्द भी, गॉड यूज करना भी उसके ट्रैप्स है। वो बोलता है कि वर्ड्स वगैरह के भी फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जो हम लिखते हैं शब्द उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो वो हमें सजेस्ट करता है कि द वन बोलना है इंस्टेड ऑफ भगवान या गॉड या ऐसा कुछ बोलना है। और बोलता है कि जो वन है वो अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, प्योर है, अच्छा है, और वो है जो मतलब हर जगह अच्छाई क्रिएट करती है इन अ वे। एनीवेज, आई मीन इसके बारे में हम डिबेट कर सकते हैं, बट वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोल रहा है। अदरवाइज द वन एनकम्पासेस ऑल क्वालिटीज। तो इनसाइडर से फिर से कोई सवाल करता है कि आर यू सेइंग दैट द ओल्ड वेज वे बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड वे करेक्ट? शुड वी सीक द ओल्ड वेज एंड फॉलो देम? इज बीइंग इन हार्मनी विद द मदर समथिंग वी शुड सीक? Is the Divine One more interested in our hearts or our minds? Which is stronger? Were the teachings of Jesus regarding love a message that we should pay attention to? Are we stronger than you as a collective? Are we imprisoned here because of our sinful nature or because of our lack of understanding? तो कई सवाल पूछता है एक साल कि क्या जो पुराने तरीके थे वो सच्चाई पे बेस्ड थे और वो सही थे? क्या हमें उन पुराने तरीकों को खोजना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए? और क्या हम अगर हार्मनी में रहेंगे, इन सिंक रहेंगे मदर के साथ, तो वो क्या अच्छा होगा हमारे लिए? क्या हमें वो सीख करना चाहिए? और जो डिवाइन वन है वो हमारे दिल में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हार्ट में, या हमारे दिमाग में, माइंड्स में? और क्या स्ट्रॉन्गर है, हमारा दिल या हमारा दिमाग? और जीसस को तो वो बोलता है कि जीसस भी कहीं ना कहीं एक पपेट था, इस डॉक्यूमेंट में बोला गया है ऐसे बाय दिस इनसाइडर एलीट। तो क्या जीसस ने प्रेम के बारे में जो मैसेजेस हमें दिए हैं वो उस पर हमें ध्यान देना चाहिए? फिर वो बोलता है कि हम सब एज अ कलेक्टिव क्या आपसे ज्यादा पावरफुल है? और हम यहाँ पे इम्प्रिजन हुए हैं इस 3D रियलिटी में हमारी खुद की पापी नेचर के लिए, सिंफुल नेचर के लिए। क्या हम बस जानते नहीं है, समझ की मतलब लैक है? ये समझदारी की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो फिर वो बोलता है कि द फर्स्ट अपीयरेंसेस ऑफ नॉलेज आर क्लोजर टू द ट्रूथ देन द लेटर वंस। तो बोलता है कि हाँ, जो ज्ञान पहले प्रकट हुआ था वो मतलब प्रकट नहीं हुआ था, या शुरुआत में जो ज्ञान बांटा गया था आपके पृथ्वी में वो ज्यादा सच के तरफ है, उससे जुड़ी हुई है ज्यादा। उसमें भी हो सकता है हल्का मैनिपुलेशन हो वगैरह, लेकिन बाद वालों से तो ज्यादा सच के क्लोज है, करीब है। और रिपल के बारे में आप सोच सकते हो, जो एक मतलब पॉन्ड में क्रिएट होती है। मतलब आप किसी लेक में या छोटे से पॉन्ड में आप जब पत्थर फेंकते हो तो वहां पे जो गोल गोल करके बाहर निकलती हुई रिपल बनती है,
तो उससे आप समझो कि जो वेव्स जितनी दूर हो कोर से, बीच से, वो उतनी वीक होती है और उसके बाद बंद हो जाती है। वैसे ही सच्चाई या ज्ञान भी इस तरीके से है कि शुरुआत में उसमें सबसे ज्यादा पावर होगी, फिर धीरे धीरे वो डाइल्यूट होते जाती है। उसी के बारे में बोलता है। तो वो कैसे होता है, गलत ट्रांसलेशन होता है, गलत इंटरप्रिटेशन, या जुड़ जाता है कुछ मिर्च मसाला, या कुछ डिलीट हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर हमें विवेक ना हो सच और झूठ को समझने में, तो हमें ये मिसलीड कर सकता है, गुमराह कर सकता है। इसीलिए सर्च जो है फॉर द माइंड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्सल माइंड को अपने अंदर से समझना, जो कि हमारे अंदर के डिस्टॉर्शंस को हटा के होगी, जो मतलब एडिक्शंस है, पैटर्न्स है, हैबिट्स है, जो मैनिपुलेशंस है अपने विल पावर के ऊपर, उसको हटा के जब हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होंगे, तब हम सच्चाई को चुन पाएंगे। ये अलग अलग मतलब ज्ञान की जो रिसोर्सेज है उसमें से, और फिर हम इसको बांट सकते हैं आगे। फिर वो हार्मनी के बारे में बोलता है कि डिवाइन लॉ के साथ हार्मनी में रहना is providing us with which we were designed to realize our return without interpreting it in human terms। तो बोलता है कि हाँ, डिवाइन लॉ के साथ हम हारमोनियस होंगे, मतलब उसके साथ इन सिंक जाएंगे, तो वो हमें हेल्प करेगी वापस जाने के लिए, या ये 3D रियलिटीज को एस्केप करने के लिए इन अ वे। और इस डिवाइन लॉ को हमको इंसानी सोच से नहीं डिकोड करना है, उसके साथ एक आंतरिक स्पिरिचुअल लेवल में कनेक्ट होना है। और फिर बताता है हार्ट्स और माइंड्स के बारे में कि यार ये डिवाइन वन तो इज है, जो हम इस भी का बात करते हैं, राइट। तो डिवाइन वन या इन्फिनाइट क्रिएटर इज देयर इन द मोमेंट, जस्ट प्रेजेंट, इट्स प्योर कॉन्शियसनेस। तो उसमें कुछ इंटरेस्टेड या वांटिंग जैसा है ही नहीं कि डिवाइन वन जो है किसी चीज में ज्यादा दिलचस्पी रखेगा, किसी चीज को चाहेगा। वो तो प्योर कॉन्शियसनेस है। ऑल्दो हाँ, उसकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, और वो अलग तरीके से मतलब उसकी क्वालिटीज है जो वन लॉ वन के साथ उसके अकॉर्डेंस में ही एक्ट करेगी वगैरह। और फिर वो बोलता है कि we do not have a mind, we may interact with the mind which may allow us to become one with it। तो बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पास एक दिमाग है, ऐसा सोचो कि हाँ, दिमाग एक टूल है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, और फिर वो दिमाग एज ए टूल हमें अलाउ करेगी, हमें वो काबिलियत देगी कि हम वन से जुड़ पाए या वन बन पाए। टू हैव समथिंग इज, तो वही चीज बोल रहा है कि ऐसा सोचना कि मेरे पास दिमाग है, इसमें एक ओनरशिप का क्वालिटी आ जाता है, लाइक एक ईगो का क्वालिटी। owning it. Owning means mastering it or having it under your control at the least. We do not master the mind, neither do we control it. तो बोलता है कि आई थिंक इसमें वो मास्टरिंग एज अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बोल रहा है। अगर आप लोग को अलग लग रहा हो देन प्लीज ऐड दैट। तो ही इज टेलिंग कि किसी चीज को ओन करना मतलब उसका मास्टर बन जाना, या उसको मास्टर कर लेना, या उसको अपने कंट्रोल में ले आना। हम माइंड को मास्टर करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमको उसको कंट्रोल करना है, हमको उसका उपयोग करना है। अच्छा, और बोलता है कि बहुत लोग तो इंटेलिजेंस को कंफ्यूज कर लेते हैं कि आई हैव अ माइंड, while using the intelligence is merely an operation granted to us by the mind। तो आप में इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस एक ऑपरेशन है जो आप ट्यून इन करोगे, उस चीज को अपने माइंड को अच्छे से उपयोग करोगे तो वो आपको प्रोवाइड करेगी इंटेलिजेंस इन अ वे। तो a soul does not have different essences, it consists of certain part covers although it is one being। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, विच इज स्ट्रॉन्गर के बारे में ही बोल रहा होगा। तो बोल रहा है कि एक सोल के अलग अलग एसेंस नहीं होते हैं, मतलब
कि उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे वरे का, अलग अलग क्वालिटीज होगा वगैरह, लेकिन उसके कुछ पार्ट कवर्स होते हैं, ऑल्दो इट इज वन बीइंग, एक बीइंग ही है सोल, लेकिन उसके कुछ कुछ पार्ट कवर्स होते हैं। अब इसका मतलब एक्चुअली आई डोंट नो, बट जैसे आगे वाले क्वेश्चन में इसने बताया था कि जो सोल है एनकम्पास करती है बीइंग्स को, और एक इनविजिबल बॉडी भी है जो दूसरे किसी रेल्म के साथ जुड़ी हुई है सोल की, तो सोल डुअल होती है बेसिकली। आई थिंक उससे रिलेटेड है कि एक दूसरे रेल्म से भी एक कॉजल बॉडी हमारी जुड़ी हुई रहती है, और वो कॉजल बॉडी हमें एनर्जी भेजती है हमारे हार्ट, ब्रेन और स्पाइन के चक्रास में अलग अलग, जिससे मतलब हम अपना स्पिरिचुअल एवोल्यूशन करते हैं और इस डेल्म से निकल पाते हैं, बिकॉज द इनविजिबल कॉजल बॉडी इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू अनदर रेल्म ऑल्सो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बोल रहा है कि अलग एसेंस नहीं होता है सोल का, लेकिन पार्ट कवर्स होता है, मतलब डुअल इधर भी और दूसरे तरीके से भी कनेक्टेड रहता है। तो अगर आप इनफैक्ट ओवर सोल्स का कॉन्सेप्ट भी लोगे, मैं दिखा देती हूँ अगर कहीं इंटरनेट में मिलेगा ओवर सोल्स का कॉन्सेप्ट। I hope my spelling is right. Yeah, strength of over souls. इसका एक डायग्राम होगा। ओके, यहाँ पे नहीं है वो डायग्राम, बट मैं आप लोग को कैसे दिखाऊं सोच रही हूँ, इसकी बुक में होगा शायद। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मतलब 2 मिनट लेती हूँ, अगर मिलेगा तो वेरी गुड। इसमें होगा या इसमें होगा? यस, ये बुक भी बहुत अच्छा है, आप लोग को टाइम मिले तो जरूर पढ़िएगा। Okay, it's not being able to search. 77. उसकी वीडियो में है एक्चुअली, जो उसकी वाइफ बनाई थी। ये अगर मिलेगा ना, आई जस्ट ट्राई। यूट्यूब में भी था वैसा। The repository of information. जाके वो बनाता है बोर्ड में। And his own model of background, reality would reveal itself in terms of, let's say, poetic metaphor or vibration.
ओके, आई थिंक हाँ, इसमें है क्या ए, And the ionosphere is charged positively, and the potential हाँ, मेरे पास कुछ अभी आईपैड वगैरह होता तो मैं दिखा so on देती the आप internal लोग को ड्रॉ करके। एनीवेज, आई थिंक मैं डायग्राम भेज दूंगी बाद में। इसमें बनाने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं तो अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसा सोचिए, मैं आपको बता देती हूँ। ओवर सोल्स मतलब देखिए, हम लोग 3 जन हैं, सपोज वी 3 आर फ्रेंड्स, या फिर मेरी मम्मी, मैं और मेरा कोई फ्रेंड हो, हम लोग तीनों, ये 2 लोग मेरे सबसे क्लोज मतलब सोल्स है, ह्यूमंस है इस रियलिटी में। तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारा हायर सेल्फ है वो कहीं ना, मेरा हायर सेल्फ और उनका हायर सेल्फ कहीं ना कहीं ओवरलैप होता है। मतलब सोल्स पोजेस, जैसे आप सोचो एक इन्फिनाइट वन है ना, इन्फिनाइट वन है जो सारे सोल्स को मिलके एक है, वहां से सोल्स निकलती है, ठीक है, या वहां निकलती नहीं है, बेसिकली वहां भी मौजूद है। वही वो बोल रहा था कि डुअल मोड होता है सोल्स का। तो इन्फिनाइट क्रिएटर्स में भी हम हैं, हम बसे हुए हैं, हमारे थ्रू वो एक्सपीरियंस ले रहा है। तो जैसे यहाँ पे समझाया कि एक इनविजिबल बॉडी वहां से कनेक्टेड टू आवर सोल हियर। तो सोचिए कि प्रोजेक्ट होती है इनफैक्ट एक सोल उनके अंदर से बाहर, तो वो एक ओवर सोल हुई। अब वहां उस सोल के बहुत सारे और छोटे छोटे सोल्स वहां से प्रोजेक्ट होते हैं। वैसे ही कहीं ट्विन फ्लेम का भी कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हो। वैसे ट्विन फ्लेम इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू दिस, बट हाँ मतलब यू कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल कि ट्विन सोल्स क्या होते हैं, फ्लेम्स क्या होते हैं, कि बेसिकली वो एक ही सोल से अलग 2 प्रोजेक्ट हुए हैं, फेमिनिन मैस्कुलिन, है ना। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि सोल्स पार्ट कवर हो रहे हैं। आप एक डायग्राम अपने दिमाग में सोचोगे तो वैसी होगी कि एक पूरी सर्कल आप ले लो इन्फिनाइट वन क्रिएटर का, वहां से और छोटी, उससे छोटी 3-4 सर्कल, फिर वो 3-4 सर्कल के हर सर्कल से और सोचिए 5-6 सर्कल्स ऐसे ऐसे निकल रही है करके, ऐसे ऐसे करके सोल्स एम्बॉडी करती है डिफरेंट बीइंग्स को, डिफरेंट एंटिटीज को वगैरह। तो उस तरीके से ये बोल रहा होगा। सॉरी मैंने थोड़ा टाइम ले लिया, वो मिला नहीं डायग्राम, बट मैं खोज के आप लोग को भेज दूंगी, मैंने कहीं तो ड्रॉ भी किया होगा। फिर वो बोलता है कि वन ऑफ देम कुड बी कॉल्ड हार्ट, that which connects to the spring of life which keeps us alive, provided by the one through its emanations. All essences are as important. तो बोलता है कि सभी चीज इम्पोर्टेंट है, सब इक्वली इम्पोर्टेंट है, माइंड या हार्ट, अब कुछ भी बोलो। तो ये पार्ट कवर्स के बारे में भी बोलता है कि ये जो सोल है ना, इनविजिबल बॉडी भी अलग से कनेक्ट करती है हार्ट से, माइंड से, और हमारे स्पाइन से, ब्रेन से वगैरह। तो बोलता है कि इनमें से एक जो पार्ट कवर्स है उसको आप हृदय बोल सकते हो, जिससे मतलब जीवन जो है वो स्प्रिंग होती है इन अ वे, प्राणा या आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करती है जो आपको जिंदा रखती है। और ये भी द वन का ही एक प्रोजेक्शन है, एमिनेशंस का अलग वर्ड भी प्रोजेक्शन हो सकता है। बोलते हैं कि सभी इम्पोर्टेंट है। अब बोलता है कि इसको आप धीरे से समझने का कोशिश पढ़िए और समझिए। लव, प्रेम जो है वो इंसानी टर्म्स में नहीं समझना है, क्योंकि वो एक करप्टेड वर्जन है प्रेम का। और जो टीचिंग्स, ये इसके हिसाब से रियल क्राइस्ट अलग है ना, और उसकी टीचिंग्स अलग है। जो जीसस और जो टीचिंग्स बाइबल अभी रह गई है उससे बहुत अलग है रियल क्राइस्ट की टीचिंग्स। ये हो सकता है कि जो बाद में आया है टीचिंग्स, वो पहले वाली टीचिंग्स के बहुत सारी चीजें को अडॉप्ट किया हो, उसको भी आजमाया हो। I remember I would not mention it again, but this context needs it.
तो बोलता है कि मैं दोबारा ये रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने ये बोला था, इसने बोला था कि सच्चाई के साथ हल्की डिसइंफॉर्मेशन आती है, मैनिपुलेशन ऐसे ही चलती है कि आपको सच्चाई बता के आपको हुक इन करेगी, उसके बाद हल्के हल्के डिसइंफॉर्मेशन देगी। तो यही बोल रहा है, और बोल रहा है कि असल में क्राइस्ट का तो नाम भी अलग था, लेकिन वो क्राइस्ट ही यूज करेगा क्योंकि हम लोग को वही नाम पता है। और द मैसेज वाज देयर सिंस द रियल क्राइस्ट रिवील्ड इटसेल्फ इन अनदर एरा देन आवर्स। तो बोलता है जो रियल क्राइस्ट था ना, वो मैसेज है क्योंकि उसने एक दूसरे जमाने में इस मैसेज का खुलासा किया था। और ये जीसस ऑफ नजारेथ, जो जीसस क्राइस्ट के बारे में हम जानते हैं, वो हमारे जमाने का है, हमारे एरा का है। There is a difference in the way it is being spread in Christianity and it is corrupt. तो बोलते हैं कि इसके टीचिंग्स को क्रिश्चियनिटी के थ्रू जैसे बांटा जा रहा है, वो करप्टेड है, वो अलग है। Without the appearance of the real Christ on earth, we would not know how to return for the divine law, which through the universal mind allows us to ascend and was revealed by the real Christ. तो बोलता है कि रियल क्राइस्ट अगर पृथ्वी पे नहीं आता तो हमें पता नहीं होता है कि डिवाइन लॉ पे वापस कैसे जाना है, जिससे हम यूनिवर्सल माइंड का यूज करके असेंड हो सकते हैं। ये रियल क्राइस्ट ने बताया है। हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, हम क्या है, हम क्यों हैं, कैसे है, कब है, ये सब बताया गया था। और इन अकॉर्डेंस, मतलब जो गुड वन है, जो इन्फिनाइट क्रिएटर है, उनके विल के अकॉर्डिंग ही बताया गया था। और जो रियल क्राइस्ट है उनको सारी प्रशंसा मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। ये नहीं है कि रियल क्राइस्ट को आपकी प्रशंसा की जरूरत है। हायर बीइंग्स को हमारी कोई जरूरत नहीं है हमारे इस फॉर्म से, लेकिन ये एक जरिया है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि हम जानते हैं, जागरूक है इस बारे में। आपको ये रिकॉग्निशन की जरूरत है, आपको आपकी कॉन्शियसनेस को ये जानना मतलब उपयोगी होगा कि हाँ, वो समझते हैं ऐसे हायर बीइंग्स की इम्पोर्टेंस, और ये हमारे चेतना के लिए मतलब यूजफुल है। और डिविनिटी कैन मेक वन ह्यूमन बी स्ट्रॉन्गर इन एवरी वे देन ऑल ह्यूमंस कंबाइंड। तो वो जो सवाल पूछा था कि क्या हम सब मिलके आपसे कमजोर है या स्ट्रॉन्गर है, बोलता है कि यार जो डिवाइन से कनेक्टेड है ना, वो अकेला एक इंसान भी भारी पड़ सकता है सबके ऊपर, सारे इंसानों के ऊपर। What am I allowed to tell is that you are still here because of your lack of understanding. तो ये जो लास्ट सवाल था इसका, हाँ, कि हमने पाप किया है इसलिए हम यहाँ है कि हमको समझना बाकी है कुछ। तो बोलता कि मैं जितना अलाउड हूँ बोलना वो ये है कि आप अपने समझदारी के कमी के वजह से यहाँ पे हो, बट आप अस के टर्म्स में मत सोचो, आप इंडिविजुअली अपने लिए सोचो, आप अपने ऊपर काम करो। अस जो है वो दूसरे रेल्म में आएगा, दूसरे डेंसिटी या कुछ में बोल रहा। फिर अगर क्राइस्ट दूसरे एरा में आया था तो क्या वो अपने मिशन में फेल क्यों हो गए? मतलब वो बोल रहा है कि हम बेसिकली अभी भी ब्रह्म में है वगैरह, इसके लिए शायद बोल रहा होगा। तो इनसाइडर बोलता है कि आपको केयरफुल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, आप खुद को हानि पहुंचा सकते हो। और जो असल क्राइस्ट थे उन्होंने अपनी ड्यूटी की है पूरी और सक्सेसफुली, अब आपकी बारी है। आप अगर फेल हो जाओगे या नहीं कर पाओगे तो आप डिवाइन को नहीं ब्लेम कर सकते हो अगर आप लेट हो जाओ ये चीज करने में वगैरह। डिविनिटी ब्लेमलेस है, उस पर कोई आरोप चढ़ ही नहीं सकती है, जो मतलब पृथ्वी से ऊपर से वो आरोप जाए तो, और 3D से। जब आप सनबर्न होते हो, क्या आप सूरज को ब्लेम करते हो? मतलब अगर आप सूरज बहुत तेज है वगैरह, आपका स्किन बर्न हो गया वगैरह, तो हम सूरज को तो नहीं ब्लेम करेंगे, जो जीवन को मेंटेन करती है, हमारे पृथ्वी में जीवन देती है वगैरह, एनर्जी देती है, एंड बियॉन्ड, उससे भी बहुत कुछ ज्यादा करती है। हम अपने आप को ब्लेम करेंगे ना कि हम घंटों पर घंटों मतलब तेज धूप के नीचे थे और बीच पे बिना प्रोटेक्शन के वगैरह।
बिना कुछ कवर के इन अ वे। फिर स्टेटमेंट ये खुद से बोलता है, ओके ये खत्म हो रहा है, दिस इज द लास्ट, राइट। तो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ बेसिकली। एक मिनट, ये उसका लास्ट पोस्ट था ये फोरम में जो 2005 में हुआ था, और ये बोल रहा है कि मेरा लास्ट पोस्ट है, इसके बाद हो गया। ये डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरे फैमिली या पूरे पृथ्वी में भी किसी से ऊपर है और उससे परे है, इसके अकॉर्डिंग मैंने किया है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही है ये। The minority passes it on when ordered by the higher beings. Understand it. हम लोग ये खुलासे तभी करते हैं, आप लोग को ये इंफॉर्मेशन देते हैं जब हमको हायर बीइंग से इसका आदेश मिलता है, ये आपको समझना है। There are two undesired movements which were known to happen to me. Okay. मेरे साथ ऐसी दो चीजें हुई है जो मैंने डिजायर नहीं की थी, वैसे जो मेरे साथ हुई है। यहाँ पे वो फोरम के बारे में बोल रहा है, शायद बोल रहा है कि मैं और लंबे समय के लिए रहता, लेकिन वैसे तो मैंने सारे एरियाज कवर कर लिए जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे देना था, और मुझे जितना अलाउड है मैंने बोला है सिंपल तरीके से, जितना सिंपली मैं बोल सकूं। और इसीलिए मेरे को मतलब जितना बोला जाता था और जितना टाइम था इसे, और जितना मैं बोल पाऊँ कम समय में, उसके लिए मैं जल्दी जल्दी लिखता था। इसका यही कारण है। फिर बोलता है लास्टली कि अगर आप चाहो तो द इन्फिनाइट क्रिएटर, द गुड वन को रोज धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। जहाँ पे सबकी शुरुआत है उसकी बीइंग के लिए, for its divine law providing you with a chance to return to your original state, the realm you truly belong to. और ये डिवाइन लॉ जो है, जो डिवाइन वन से आई है, वो चीज़ ही हमें मौका दे रही है कि हम ओरिजिनल स्टेट को फिर से एक्सपीरियंस करें, उसका ब्यूटी, जहाँ हम एक्चुअली बिलोंग करते हैं। और ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो लाइफ टाइम है, हमें वो चांस देती है कि हम ओरिजिनल स्टेट की इम्पोर्टेंस को भी समझ पाए, क्योंकि हम वहीं से आए हैं और वहीं हम वापस जा रहे हैं। तो इसीलिए ये अनुभव करके हम जा रहे हैं कि हम खुद को समझ पाए और उसके महत्व को समझ पाए। For its power of necessity applying the justified corrections that you experience every day. तो बोलता है कि क्योंकि ये जरूरी है, ये फॉर इट्स पावर ऑफ नेसेसिटी, मतलब ये उसकी भी मतलब जरूरी, एक जरूरत है द गुड वन की भी या इन्फिनाइट क्रिएटर की भी, जिससे मतलब आप जब वहां से बिछड़ के आते हो तो आप एक्सपीरियंस, अनुभव से खुद को रोज रोज थोड़ा 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 करेक्ट करो, और आप हायर बीइंग्स को प्रेज करो जो लॉ ऑफ वन या द वन के डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। और ये सारे हायर बीइंग्स, आप आर्क एंजल माइकल बोलो या शिव शक्ति बोलो या कृष्णा बोलो या द रियल क्राइस्ट बोलो फॉर एग्जाम्पल, इनकी प्रशंसा करो, मतलब इनके गुणों को समझो, क्योंकि हमारे अंदर भी वो सब गुण हैं। और ये सारी मतलब अलग अलग प्रोजेक्शंस और मैनिफेस्टेशंस ही है द वन के, फॉर प्रोवाइडिंग द मीन्स ऑफ लाइफ इन ऑल एरियाज। मतलब यही हमें जीवन के सारे औजार और अलग अलग तरीके जो है, मीन्स जो है, वो सारे देते हैं हर क्षेत्र में। उसको यही सस्टेन करते हैं, हमारे रियलिटी को, हमको नरिश करना, हम लोग के लाइफ को वगैरह। और एंड प्रोवाइडिंग दिस मीन्स फॉर योर बेनिफिट, गाइडिंग यू टू द रिलीज एंड मोर। और ये सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं, इनके कनेक्शन में रहने बोल रहे हैं, इनको प्रेज करके, इनके गुणों को समझ के, क्योंकि ये सब हमारे ही भलाई के लिए कर रहे हैं, जो ये जीवन हर क्षेत्र में प्रदान करते हैं। और इस तरीके से वो हमें रिलीज और उससे भी ज्यादा द वन तक पहुंचने के लिए गाइड कर रहे हैं। और बोलते हैं कि जब आप डिविनिटी को पुकारो या उसको एड्रेस करो, रीड अगेन, बी केयरफुल टू आर्टिकुलेट इट वेल। तो बोलता है कि ये फिर से पढ़ो, बोलो कि जब भी आप कनेक्ट करने का कोशिश करो डिवाइन सोर्स से, तो
केयरफुल रहना, आप धीरे से संयम से समझो कि आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, कैसी फीलिंग्स, क्या मांग रहे हो, क्या बोल रहे हो डिवाइन सोर्स को, और उसको अच्छे शब्दों में या अच्छे फीलिंग्स में बुन के बोलो। डिमांड मत करो कुछ, लाइक ऑर्डर मत करो, या फिर कुछ ऐसे बेग मत करो, भीख मत मांगो, या फिर बस ऐसे बोलने के लिए मत बोल दो, ऑर्डर मत करो, सजेस्ट भी मत करो, या पूछो भी मत। ये सब चीज जो है डिस्टॉर्शंस है। जस्ट मतलब डिवाइन को समझो, उसको, उसके प्रेजेंस को स्टेट करो और अपना ड्यूटी करो, अपने ड्यूटी को समझो। जस्ट स्टेट एंड डू योर ड्यूटी। मतलब वो बोल रहा है कि जब भी आपको कनेक्ट करना है, आप उससे कुछ मांगो नहीं, या फिर कुछ डिमांड मत करो, ऑर्डर मत करो, बस अपने आप को स्टेट कर सकते हो, लाइक कुछ पूछो मत, बट बोल सकते हो कि मैं आज ऐसा फील कर रहा हूँ, आज मैं खुश फील कर रहा हूँ, आज मैं दुखी फील कर रहा हूँ, या आज मुझे आपको जानने का मैं प्रयास करूंगा, आप मुझे बताओ नहीं, मैं आज पूरा प्रयास करूंगा आपको और जानने के लिए। फिर अपना काम करो, अपना ड्यूटी करो। Understand the questions I raised by answering you. I have said more than you read. Pass it on. तो ये मुझे भी लगा था कि ये शॉर्ट में बोला जरूर है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी बोली है जिसमें हमें और प्रश्न दे दिए, मतलब और क्वेश्चंस दे दिए, और वो बोल रहा है कि उन सवालों को समझो। जैसे मैंने आपको जवाब देते हुए भी आपको कुछ सवाल भी दिए हैं, उसको समझने का कोशिश करो। आप जितना पढ़ोगे उससे ज्यादा मैंने बोला है, और इस नॉलेज को आगे भी पहुंचाओ। रिटर्न बेसिकली बोल रहा है, 3D रियलिटी को समझो, अपनी ड्यूटीज करो, एंड रिटर्न टू योर फुल पोटेंशियलिटी, रिटर्न टू द डिवाइन वन। तो इसके बाद इनसाइडर गायब हो गया था। 4 दिन था, 660 पोस्ट से 20,000 से ज्यादा व्यूज के बाद वो गायब हो गया। और ये सब पिन नहीं हुआ था, आई डोंट नो, कुछ टेक्निकल चीज बोल रहे हैं, मतलब कुछ उनका चैट पिन विन नहीं हुआ था। और ये जो उनकी बातचीत थी बहुत लोगों को मूव की है इमोशनली या स्पिरिचुअली, और लोगों ने बोला भी है, जताया होगा अपना जो भी उन्होंने फील किया, बट इनसाइडर ये सब इमोशंस के शायद रिस्पॉन्ड नहीं करता था। वो इंटरेस्टेड ही नहीं था प्रेज या थैंक्स या इंसल्ट भी उसको कोई कर रहा है, हेट या फियर में। अ नॉर्मल पर्सन वुड हैव काउंटर्ड, मतलब कोई मामूली इंसान होता तो आर्ग्यूमेंट में फंस जाता, काउंटर करता वगैरह, लेकिन इनसाइडर का एक ही फोकस था, जितना टाइम था ना उसके पास, उसको जितना इन्फॉर्मेशन हमें दे पाए हमारे ही क्वेश्चन से, फ्री विल ना इन्फ्लुएंस करते हुए वगैरह, और ज्यादा ना परोसते हुए भी, तो वो आर्ग्यूमेंट में फंसता ही नहीं था। फिर भी ये हमें बोल रहा है कि आप ही सोचिए, अपना विवेक भी यूज कीजिए, क्या वो सच्ची में इनसाइडर था, या ये बस एक दिखावा, कोई होक्स था, लाइक कोई मजाक कर रहा था, बेसिकली बन रहा था, कोई फेक कर रहा था। और वो कुछ दिन बाद चला क्यों जाता अगर वो कोई फेक इंसान ही था? क्योंकि वो और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता या और अटेंशन लेता खुद के लिए, शायद हफ्तों तक, महीनों तक, या उससे लंबा खींचता तो सही। जैसे इनसाइडर बोलता था, आपकी चॉइस है, क्या आप विवेक से इसके बारे में और उनके बारे में सोचो। तो हो गया, ये कंप्लीट है। अच्छा, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करना बंद करती हूँ। कुछ आपको ऐसा सवाल करना है या डिस्कस करना है जो आप चाहते हो कि रिकॉर्डिंग में हो, तो आप अभी नेक्स्ट 2 मिनट्स में बोल सकते हो, वरना मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, और फिर हम कुछ बातें कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहो तो। So I guess I'll end the recording.
uh,